हाँ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसको जानने के पहले एक शब्द होता है वेज डिस्क्रिमिनेशन, मजदूरी में भेदभाव। वेज डिस्क्रिमिनेशन, मजदूरी में भेदभाव। और एक दूसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं वेज डिफरेंशियल, मजदूरी भिन्नता। तो मजदूरी भिन्नता और मजदूरी में भेदभाव, ये जैसे शब्द को हम समझ लेंगे इस कानून को समझना आसान हो जाएगा। मजदूरी भिन्नता कहते हैं वेज डिफरेंशियल, वेज डिफरेंशियल मजदूरी भिन्नता। मजदूरी भिन्नता कहते हैं कि जब नियोजन की शर्त और दशा में अंतर हो और वैसी स्थिति में अलग अलग लोगों की मजदूरी में अंतर रखा जाए तो उसको कहते हैं मजदूरी भिन्नता, जो जस्टिफाइड होता है, उचित होता है। जैसे कोई एक डिप्टी कलेक्टर है और वह डिप्टी कलेक्टर जो है वह 2012 का ज्वाइन किया है और एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है जो 2016 का ज्वाइन किया है। तो यहां हम देखेंगे कि ये ज्वाइनिंग का डेट अलग अलग है। तो जो पहले ज्वाइन किया है उसकी वेज जो है वो ज्यादा होगा, सीनियरिटी के बेसिस पर उसका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, और जो बाद में ज्वाइन किया है उसका मजदूरी कम होगा। तो ये दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं, लेकिन दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग है, लेंथ ऑफ सर्विस अलग अलग है, इसलिए इसका वेज जो है वो ज्यादा होगा और इसका वेज जो है वो कम होगा। तो इसको यह जस्टिफाइड है कि दोनों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग है, सीनियरिटी अलग अलग है। लेकिन अगर सब चीज एक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एक हो, प्लेस ऑफ वर्क भी एक हो, सब ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक हो, तब अंतर अगर रखा जाए तो भेदभाव हो गया। और कहीं भी डिफरेंस है, जैसे एक डिप्टी कलेक्टर है जो पटना में पोस्टेड है, दूसरा डिप्टी कलेक्टर है जो भागलपुर में पोस्टेड है, तो यहां प्लेस ऑफ वर्क डिफर कर जाता है। तो प्लेस ऑफ वर्क जब डिफर करेगा तो यहां भी वेज को डिफर कर दिया जाएगा, क्योंकि लिविंग कॉस्ट डिफर कर जाता है। सीसीए मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, पटना में मिलता है जो कि वहां नहीं मिलता है। तो ऐसा स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भी वेज में अगर अंतर रहता है तो उसको जस्टिफाइड मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक हो और कब अंतर रखें तो वेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन। और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी अंतर हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्क में अंतर हो, चाहे पोस्ट में अंतर हो, सीनियरिटी में अंतर हो, कहीं भी अंतर हो और तब वेज में डिफरेंस रखा जाता है तो उसको वेज डिफरेंशियल कहेंगे। और अगर सब चीज एक तरह का हो और तब अंतर रखा जाता है तो उसको मजदूरी में भेदभाव कहते हैं। तो मजदूरी में भेदभाव कब कहेंगे? जब ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन की सभी शर्त और दशाएं एक समान हो।
कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर हो और तब डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेज पेड हो रहा है फॉर सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। यानी एक समान कार्य के लिए अलग अलग मजदूरी की राशि दी जा रही है। नियोजन की सभी शर्त और दशा एक समान है और तब एक ही तरह के कार्य के लिए जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी वेज के अमाउंट में, मजदूरी की राशि में अंतर रखा जाता हो, तो इस तरह की स्थिति को हम लोग कहते हैं मजदूरी में भेदभाव। और यह कानून जो आया वह इसी मजदूरी में भेदभाव को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया। अब यह है कि ये प्रॉब्लम भारत का ही नहीं है, ये विश्व का प्रायः हर देश में इस तरह का कुछ न कुछ भेदभाव की स्थितियां देखी जाती हैं। अपने देश में जब अध्ययन किया जाएगा, अगर अपने देश के स्थिति का अध्ययन करेंगे, स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में जेंडर के बेसिस पर, लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर वेज के अमाउंट में अंतर रखा जाता है। महिला को कम मजदूरी और पुरुष को उसी काम के लिए ज्यादा मजदूरी। और ये सबसे फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस में है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब जाइएगा, असंगठित क्षेत्र में, तो आज के डेट में भी कानून रहते हुए भी एक ही तरह के सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए महिला को कम वेज दिया जाता है, पुरुष को ज़्यादा वेज दिया जाता है। इसके अलावा भी अन्य बेसिस है, जैसे रेस के बेसिस पर, प्रजाति के बेसिस पर, गोरा और काला के बेसिस पर, प्रांत के बेसिस पर। इस तरह के आप डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। इंडिया में भी महाराष्ट्र में असंगठित क्षेत्र का स्टडी कीजिएगा तो मराठी, नन मराठी, मराठी को ज्यादा मजदूरी देता है, नन मराठी को कम मजदूरी देता है। असम में देखिएगा, असमिया, नन असमिया, कि असम का है तो उसको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करेगा और उसी काम के लिए असम के बाहर का लोग है तो उसको कम पेमेंट करेगा। तो इस तरह का भेदभाव आज भी असंगठित क्षेत्र में व्याप्त है और ये पहले संगठित क्षेत्र में भी था। और उसी प्रॉब्लम को, ये ओवरऑल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह कानून पारित किया गया। अब क्या हुआ कि ये विश्व के हर देश का प्रॉब्लम है। अमेरिका में भी गोरा काला के आधार पर और देश में अलग अलग आधार पर ये था। तो जब पूरे विश्व में अधिकांश देश की इस तरह की समस्या है, मजदूरी में भेदभाव की समस्या है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अपना कदम उठाता है और उसका दो अस्त्र है, एक कन्वेंशन और दूसरा रिकमेंडेशन। तो अभिसमय भी पारित करता है और सिफारिश भी पारित करता है। अभिसमय कंपल्सरी इन नेचर होता है, अनिवार्य प्रकृति का होता है। रिकमेंडेशन, सिफारिश जो है वो वॉलंटरी नेचर होता है, ऐच्छिक प्रकृति का होता है। तो इस मजदूरी में भेदभाव जो वर्कर के थे, उस भेदभाव को दूर करने के लिए ILO ने पहला स्टेप लिया 1951 में, 1951 में। 1951 में ILO
समान पारिश्रमिक अभिसमय, समान पारिश्रमिक अभिसमय जिसका संख्या था नंबर 100 और साथ में समान पारिश्रमिक सिफारिश, जिसका संख्या था 90, ये पारित किया। ये संख्या क्या है कि जब भी 1919 से लेके जितने भी कन्वेंशन पारित हुए उस सब का उसी समय से सीरियल नंबर दिया जाता है। तो ये 1951 में जो पारित हुआ अभिसमय, उसका सीरियल नंबर 100 था, 100वां कन्वेंशन था। और 1951 में जो सिफारिश पारित हुआ उसका सीरियल नंबर था 90, यानी कि 90वां जो है वो सिफारिश था। तो ये पारित किया। इसके पहले अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट का स्टडी किया जाए तो 1950 में 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के प्रावधान रखा गया था। तो ये 1950 के संविधान में है, संवैधानिक प्रावधान के रूप में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया। और दूसरा कि 1951 में ये ILO ने सिफारिश और अभिसमय दोनों पारित किया, कन्वेंशन भी पारित किया और रिकमेंडेशन भी पारित किया। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठा पाई, इग्नोर की, नजरअंदाज किया गया, इस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं बना। और यहां तक कि इस कन्वेंशन को समान पारिश्रमिक अभिसमय जिसका संख्या 100 था, इस अभिसमय को 1958 में इन द ईयर 1958 सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया, अनुसमर्थित किया। ILO में क्लियर होता है कि जब आप कोई कन्वेंशन या रिकमेंडेशन रेटिफाई करते हैं, रेटिफाई करना मतलब कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसको लागू करेंगे, इसी एक्सेप्टेंस के प्रक्रिया को कहते हैं रेटिफिकेशन प्रोसेस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि द गवर्नमेंट शैल बी इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस मेंशन अंडर द कन्वेंशन, कि जो अभी समय में प्रावधान वर्णित है उसको सरकार लागू करेगी। तो अनुसमर्थित कर भी दिया, रेटिफाई कर दिया, लेकिन उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया। 1958 में रेटिफाई हो गया। तो यहां 3 स्टेप देखें। एक 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में प्रावधान आया। उसके बाद 1951 में ILO ने समान पारिश्रमिक अभिसमय और समान पारिश्रमिक सिफारिश पारित किया। और यहां तक कि 1958 में केंद्र सरकार ने समान पारिश्रमिक अभिसमय को अनुसमर्थित भी कर दिया, लेकिन कोई इसको कानूनी रूप देने में प्रयास नहीं किया गया। यानी नो स्टेप वे आर टेकन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन इन लीगल फॉर्म, यानी कानूनी रूप से इन प्रावधान को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। अब इसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1975
1975 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने 1975 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। तो वर्ष 1975 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। इसी वर्ष सरकार थोड़ा सा प्रेशर में आई कि महिला अगर पुरुष के साथ काम कर रही है और नियोजन की सभी शर्त एवं दशाएं एक समान हो तो महिला का यह अधिकार होता है कि वह पुरुष के बराबर मजदूरी भी ले। लेकिन स्थिति इसके विपरीत है कि महिला को अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि जब पुरुष के समान कार्य कर रही है और नियोजन की शर्त और दशा एक समान है, पुरुष और महिला दोनों का कार्य की प्रकृति एक समान है, तो वैसी स्थिति में महिला को पुरुष के बराबर मजदूरी प्राप्त करना उसका अधिकार है और यह अधिकार नहीं प्राप्त कर रही है। तो इसके कल्याण की बात कहाँ हो संभव है? जो अधिकार नहीं ले पा रही है उसका कल्याण, उसकी समस्या का समाधान वो तो बहुत दूर की चीज होगी। तो वह कि नहीं, इस पर हम तुरंत स्टेप लेंगे और ये महिला का जो अधिकार है, जो बेसिकली वर्किंग वुमेन का है, कार्यकारी महिला का है, जो कहीं नियोजित होकर अर्जन करती है, उन्हीं का ये बात था, उन्हीं से रिलेटेड एक सब्जेक्ट मैटर है। तो वह कि नहीं, कार्यकारी महिला का जो अधिकार है कि नियोजन की शर्त और दशा एक समान है और एक समान कार्य के लिए महिला को कम मजदूरी दी जा रही है, ये प्रॉब्लम खत्म होगा। तो तुरंत इसी साल 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, ये इक्वल रिम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस लाया। समान पारिश्रमिक अध्यादेश, समान पारिश्रमिक अध्यादेश लागू किया। तुरंत ऑर्डिनेंस लागू कर दिया इन द ईयर 1975। अब कोई भी अध्यादेश होता है उसका एक टेन्योर है, लाइफ है 6 माह। 6 माह के लिए उसको कानून के रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर से अध्यादेश को रिन्यू कीजिए, नहीं तो वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो वह कि अब इसको परमानेंट रूप अगर देना है तो इस पर कानून पारित किया जाना चाहिए। तो तुरंत कानून पारित करने की प्रक्रिया, तो क्विक इसको इफेक्टिव किया गया। अध्यादेश लागू करके इस समान पारिश्रमिक की बात को लागू कर दिया गया और अगले साल ये समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित कर दिया गया और 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पास कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पारित कर दिया गया। तो यह इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था जिसमें इम्पोर्टेंट बिंदु को हम लोग देखें। अब है कि कोई भी कानून जब हम लिखते हैं तो उसमें उसका परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन। परिचय में वही 3 बात जो हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में देखे या मिनिमम वेजेज एक्ट में देखें। यह कानून पारित किया है, केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, तो पूरे देश में लागू होगा। तो पहला इसमें है कि पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
केंद्र सरकार द्वारा पारित है, सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इसलिए पूरे देश में, पूरे भारत में लागू होता है। दूसरा कि पारित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेवारी जो है वो दोनों को दिया है, राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो संस्था है वहां केंद्र सरकार लागू करेगी, और राज्य सरकार के अधीनस्थ जो संचालित संस्थाएं हैं वहां राज्य सरकार लागू करेगी। तो केंद्र और राज्य दोनों को हम ज्वाइंट रूप में कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार या समुचित सरकार। तो इसको लागू करने की जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये दिया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उपयुक्त सरकार। इसको लागू करने की जिम्मेवारी उपयुक्त सरकार को दी गई है। और ये कानून जैसे लागू हो जाएगा वैसे एक प्रोटेक्शन देगा महिला को, महिला को एक तरह का संरक्षण मिल जाएगा कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर है तो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए पुरुष के बराबर आपको वेज पेमेंट होगा। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन ये महिला कर्मचारी को देता है। और चूंकि वेज से रिलेटेड है तो इसको हम लोग वेज लेजिस्लेशन भी कहते हैं, मजदूरी अधिनियम भी कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रोटेक्टिव या वेज लेजिस्लेशन कहते हैं, संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव और वेज लेजिस्लेशन। इसे संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब है स्कोप एंड कवरेज कि ये कानून कहां लागू होगा, किन लोगों पर लागू होगा। विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र। ये कानून जो है पहले तो एरिया कवर्ड पूरे भारत में लागू होता है। किस संस्थान में, किन किन संस्थानों में लागू होगा, तो यह कानून प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसके अधीन जितने भी संस्थान हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस रनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी औद्योगिक संस्थान में लागू, सभी संस्थानों में लागू होगा। और चूंकि ये वेज में डिस्क्रिमिनेशन का मेन टारगेट ग्रुप जो थी वो थी महिला, तो ये कह दिया गया कि ये कानून को जिस दिन नोटिफाई हो गया उसके 3 वर्ष के अंदर ही लागू कर देना है। यानी कि ये सारा जगह जो लागू होगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां ये कानून को लागू किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के अंदर लागू कर दिया जाएगा। 3 साल तो समाप्त हो गया, 1976 का कानून है, 79 होते होते सब जगह लागू करने की बात कर दिया गया था। और टारगेट ग्रुप चूंकि महिला थी
तो कहा गया कि ऑल एम्प्लॉयड वीमेन पर यह कानून लागू होगा, सभी नियोजित महिलाओं पर, सभी कार्यकारी महिलाओं पर यह कानून लागू होगा। तो इसके विस्तार क्षेत्र में ये बातें करते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि कोड ऑन वेजेस पारित हुआ 2019 में। तो 2019 में जो कोड ऑन वेज पारित हुआ, उसमें इस कानून को कोई चैप्टर के रूप में स्थान नहीं दिया गया। जैसे न्यूनतम मजदूरी को अध्याय के रूप में स्थान दिया गया है, मजदूरी भुगतान पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को एक चैप्टर के रूप में स्थान दिया गया है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम को एक चैप्टर के रूप में स्थान दिया गया है। लेकिन इस कानून को कोड ऑन वेज 2019 में सम्मिलित कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। एक कानून मर्ज है कोड ऑन वेजेस 2019 विदाउट एनी स्पेसिफिक चैप्टर, यानी कोई विशिष्ट कोई एक चैप्टर इसके लिए नहीं दिया गया। इसके प्रावधान को अलग अलग जगह पेस्ट कर दिया गया। जबकि अन्य जितने भी कानून हैं, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट हो, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हो, चाहे वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो, उनको एक चैप्टर दिया गया, एक अध्याय के अंतर्गत उनके मुख्य प्रावधान को रखा गया। और इसके जो मुख्य प्रावधान है उसके लिए कोई अध्याय नहीं दिया गया है, बल्कि कानून के अलग अलग जगह पर इसके प्रावधान को रख दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो जब कोड लागू हो जाएगा तो ये कानून जो है वो बिना अध्याय का हो जाएगा, बिना चैप्टर का रहेगा कोड ऑन वेजेस में। लेकिन आज के डेट में चूंकि यह अभी लागू है, कार्यान्वित है, तो एक फुल फ्लेज्ड अधिनियम के रूप में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। अब क्या होगा कि जब कोड ऑन वेज लागू होगा और तब इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करेंगे, प्रोविजंस इससे रिलेटेड प्रोविजन की, तब हम लोगों को अलग अलग जगह से इसके जो ये प्रावधान है जिसको मर्ज किया गया है उसको चुन चुन करके तब लिखने की जरूरत पड़ेगा। और कोई ज़्यादा विशेष इसमें चेंज नहीं आया है, केवल एक एडवाइजरी कमेटी जो बनेगा उसी में थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देता है, और कहीं कोई प्रावधान में विशेष चेंज नहीं दिखाई देता। अब इसके मुख्य प्रावधान की हम लोग चर्चा करें कि मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। तो पहला जो मेन प्रोविजंस, पहला है इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क। टू मेन एंड वीमेन, महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी। तो यहां हमको वही चीज देखना पड़ेगा कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी। हम पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि दोनों डिप्टी कलेक्टर है, तो दोनों डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन दोनों के डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अंतर है, दोनों के सीनियरिटी में अंतर है। इसलिए जो सीनियर है उसकी वेज ज्यादा होगी, सैलरी ज्यादा होगी, और जो जूनियर है उसकी सैलरी कम होगी। तो यहाँ ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड वीमेन में ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि इंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर हो। अगर महिला और पुरुष के नियोजन की शर्त और दशा में थोड़ा सा भी अंतर हो जाए, जैसे कि अगर मैन है यानी कि मेल एम्प्लॉय है
ये जो है वह 2014 का ज्वाइनिंग है और ये वीमेन है, इनकी ज्वाइनिंग 2016 की है और दोनों सिमिलर नेचर ऑफ वर्क पर हैं। तो यहां इक्वल रिम्यूनरेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर नहीं है, इनके दोनों के डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डिफरेंस है। इवन की द नेचर ऑफ वर्क इज सिमिलर, कार्य की प्रकृति इनकी सिमिलर है, लेकिन उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अंतर है, इसलिए इनके रिम्यूनरेशन में अंतर होगा। ये कब हम देखेंगे? जब दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 2014 हो और तब सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है तो दोनों का वेज सिमिलर होगा, तब यहां दोनों का रिम्यूनरेशन जो है वह सेम होगा, सिमिलर होगा, कोई डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर उनके ज्वाइनिंग में अंतर हो जाए तो वहां हम डिफरेंस रखेंगे, वो जस्टिफाइड है, वेज डिफरेंशियल का पार्ट है। लेकिन जब सारा टर्म्स एंड कंडीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक, नेचर ऑफ जॉब एक, ऑर्गेनाइजेशन एक, प्लेस ऑफ वर्क एक, सब एक, तब कहता है कि एक सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए सिमिलर वेज देना पड़ेगा। तो पहला ये कहता है कि एम्प्लॉयर जो है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क पर एम्प्लॉयड जो है मेन और फीमेल, मेन एंड वीमेन को सिमिलर अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन पे करेगा। अगर आप डिफरेंस रखे हैं तो आज के बाद दोनों डिफरेंस को खत्म कर दीजिए, एक बराबर कर दीजिए। अब दूसरा है, फिर से इसमें कहता है कि जैसे लेट कि मेल का वेज है 16,950 और फीमेल का है 15,400, तो आप जो है बराबर करने के लिए ऐसा नहीं कीजिए कि इसको ला दीजिए 16,000 पर और इसको भी ले जाकर 16,000 पर कर दीजिए। तो दूसरा बात कहता है नो डिडक्शन शैल बी मेड इन द वेज ऑफ एनी पर्सन टू इक्वलाइज द अमाउंट ऑफ वेज, यानी मजदूरी की राशि को बराबर करने के लिए, एक समान करने के लिए किसी की मजदूरी से कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि आप ये जो कटौती करके बराबर कर दिए, इसका इन्हांस किया, इसका कटौती किया, ये नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये डिडक्शन ये आप नहीं कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। और तीसरा कहता है कि किसी वर्क के लिए जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेएबल वेज हो, रिम्यूनरेशन हो, जैसे मानिए कि वर्क एन है और उस पर मेल को दे रहा है 17,000, कुछ फीमेल जो है उसको दे रहा है 16,000, कुछ फीमेल है जिसको दे रहा है 15,000। तो कहता है कि यहां जो इक्वल करना है वो हाईएस्ट, यानी कि इसको भी सबको ले जाइए हाईएस्ट पर। अब यहां एक प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि महिला का वेज को इन्हांस कीजिएगा तो पुरुष भी तो कहेगा कि हमको पहले 17,000 मिलता था तो उसको 16,000 मिलता था, उसको 15,000 मिलता था। इवन की नेचर ऑफ वर्क सिमिलर है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर है, हमको मिलता था, तो सबका बढ़ेगा, हमारा नहीं बढ़ेगा।
इस तरह के डिस्प्यूट हो सकता है। तो अगर ये डिसाइड कर लिया कि मेल को हम बढ़ा करके 17,500 करेंगे ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ये सब को 17,500 पर ले जाके कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि वीमेन को रैंडम इन्हांस करके मेल के बराबर कीजिएगा तो मेल भी थोड़ा सा डिससेटिस्फाई होगा। तो क्या कीजिए कि उसमें थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर दीजिए, 70,500 कर दीजिए, और ये सब को भी 70,500 पर ले जाके इक्वलाइज कर दीजिए। तो वहां क्या होगा कि उसमें डिससेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी, तीव्रता नहीं रहेगी। तो कहता है कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेज पेएबल वेज होगा उसी पर ले जा करके सबके मजदूरी को इक्वल किया जाएगा। दूसरा और लास्ट में यही बात कहा कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेज होगा उस पर ले जा करके इक्वलाइज करिएगा। तो इसमें 3 बात देखिए कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए सिमिलर मजदूरी देना है महिला और पुरुष को। दूसरा कि वेज को या रेम्यूनरेशन को इक्वल करने के लिए डिडक्शन नहीं होना चाहिए, किसी के वेज से डिडक्शन इन द वेज ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के वेज से कटौती नहीं करना होगा। और जो हाईएस्ट पेएबल अमाउंट ऑफ वेज फॉर एनी वर्क होगा, जो किसी कार्य के लिए अधिकतम भुगतान की जाने वाली मजदूरी होगी, उसी पर सारे के अमाउंट को हम बराबर करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रावधान। अब दूसरी प्रावधान में है